हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, जो कि हम मैथ्स का कर रहे हैं बेसिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। जो ये गिवन फिगर है आपके पास, इसमें जो ये डी ई है ये पैरेलल दिया हुआ है इस बी सी के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कह रहा है इस इन ऑप्शंस में से बताओ कौन सा ट्रू होगा। देखो इस तरीके से आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें आपको बताया हुआ है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो इस तरह का जब भी आप ट्रायंगल देखते हो तो आपके मन में आता है कि शायद इसमें बीपीटी थ्योरम लगेगी, क्योंकि बीपीटी थ्योरम यही कहती है कि अगर ये डी ई पैरेलल टू बी सी है तो ये ए डी अपॉन में बी डी हो जाएगा और ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, या फिर ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं ए और बी, ये वाली दी हुई है। ठीक है, और एक्स और वाई यहाँ दिया हुआ है, समझ रहे हो, यहाँ पर नहीं दिया हुआ ए डी में और ये बी डी में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर थेल्स थ्योरम तो नहीं लगने वाली। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो ये ट्रायंगल्स दिए हुए हैं इनको क्या करो, देखो जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपके पास इस तरीके से, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये है क्या, डी, और ये क्या है, ई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को ये। ठीक है, देखो इसमें ये है x आपके पास, ये है y, और ये दिया हुआ है a और ये दिया हुआ है b। ठीक है, देखो अब हमें पता चल गया कि थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम तो नहीं लगने वाली इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं गिवन है ये वाली। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें इन दो ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। कौन से दो ट्रायंगल, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो इस तरीके से सोचेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको सिर्फ समझना है, दिमाग में आपको एकदम से आ जाना चाहिए कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है। वहाँ करके थोड़ी देखने हैं सिमिलर, आपको समझ में आना चाहिए ये दोनों सिमिलर है। मैं बता देता हूँ मैं कि सिमिलर क्यों है, ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए करवा रहा हूँ। ए डी ई और ट्रायंगल जो है आपके पास ये ए बी सी, देखो इसमें आपके पास ये एंगल ए कॉमन है, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। ठीक है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो गया, ये आपके पास कॉमन हो गया। और ये वाला एंगल, ये और ये वाला मान लो आपके पास एंगल डी है और ये वाला बी है। एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के। क्यों है ये बताओ, कौन से एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग क्यों है बताओ, बिकॉज देखो ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस में ये और ये, जैसे आपको इस तरीके से सिखाया गया है, ये देखो जैसे ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये चीज़ सिखाई गई है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं आपके पास, इक्वल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है दो अगर एंगल्स हम इक्वल कर रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है, थर्ड अपने आप ही होता है, तो हमें करना ज़रूरत नहीं होती, बस बाय ए क्राइटेरिया हम क्या लिखते हैं कि ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये जो सिमिलर की कहानी है ना, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको करने मत बैठ जाना वहाँ रफ में, क्योंकि ये तो रफ शीट है, आपको भी OMR शीट पे ही क्या है, आपको जो ऑप्शंस हैं वो फिलअप करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़, तो ये सिर्फ समझना है आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये सोच लेना है कि ये सिमिलर है दो ट्रायंगल, तो इनमें हम इसकी साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इक्वल, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में ले लो, छोटे वाले ट्रायंगल में पहले क्या है हमारे पास, डी ई, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो बी सी है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी में क्या होगी, देखो ये छोटे वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या होगी हमारे पास ए ई, और बड़े वाले ट्रायंगल की ये कौन सी होगी, ए सी होगी हमारे पास। ठीक है, तीसरी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या बनेगी, ये ए डी बनेगी और ए बी बनेगी, लेकिन ना तो हमारे पास ए डी है और ना ही ए बी है। ठीक है, तो हम उसको लिखते भी नहीं है, सिर्फ इतना ही करते हैं। देखो डी ई कितना है हमारे पास, डी ई है एक्स, और बी सी कितना है, वाई है, ए ई कितना है, ए है, और यहाँ पर देखो ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होगी। देखो ये ए सी है ना, ए ये और बी ये पूरी होगी ना हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो ये कितनी है, ए प्लस बी होगी। ठीक है, अब यहाँ से देख लो आप, यहाँ पर जो ऑप्शन हैं इसमें से क्या चीज़ आपकी सही होगी, देखो ए प्लस बी, देखो डी तो है ही नहीं। ठीक है, ए प्लस बी नहीं है इसमें, अब इन तीनों में ए प्लस बी है, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखो ज़रा यहाँ से अगर हम वाई इधर लेकर जाएं, ठीक है, देखो ज़रा किस तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको, ये देखो एक्स इधर रहने दिया, वाई को इधर ले गए हम, ए वाई बन गया, और ये क्या है, ए प्लस बी। तो एक्स इक्वल टू में देख लो ए वाई अपॉन में ए प्लस बी, यानी कि ये ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आया बताओ। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि ये ट्रायंगल जो है सिमिलर वाली कहानी से करने पड़ेंगे हमें सॉल्व। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमें, 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इंटरनली इन द रेशो ऑफ 2:1। देखो क्या कह रहा है, ए और बी जो हैं ये दो पॉइंट हो गए, ए और बी, ए कितना है 1, 3 है, और बी कितना है हमारे पास 4, 6 है। ठीक है,
कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। अब ये क्या है हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B को हमने ज्वाइन कर दिया और इनको डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट P जो है पॉइंट क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है कितनी रेशो में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये तो आपको आते ही है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, ठीक है ना। तो देखो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो। देखो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये x1 है और ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। यहाँ पर x और y हमें ये चाहिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 12th क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए आपको पता है कैसे सोल्व होता है ये। हमारे पास x निकालने के लिए हमारे पास होता है, ये हमारा m1 होता है और ये वाला हमारा m2 होता है। तो m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में होता है m1 प्लस में m2 फार्मूला, और y निकालने के लिए होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होता है। समझ रहे हो ये बात तो आप, ठीक है। अब या तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर दो, m1 पता है आपको, x2 पता है, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट इन चीज़ों को कर सकते हो क्योंकि MCQs क्वेश्चन है, प्रॉपर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करते हैं हम, देखो जैसे ये है हमारे पास 2 को इस वाले से करो पहले, हम अगर x निकाल रहे हैं 2 को इधर वाले से, 2 4 ज़ा 8 प्लस में फिर इसको 1 को इधर वाले से x के साथ, मतलब 1 इंटू 1 1 हो गया, और डिवाइड में m1 प्लस m2 दैट इज़ 3। फिर y हमें निकालना है, y के लिए देखो क्या करेंगे हम, ये वाला जो 2 है अब इधर वाले के y से करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 1 को इधर वाले y के साथ 1 इंटू 3 3 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो ये देखो 9/3 और ये कितना हो गया 15/3, दिखाई दे रहा है। 3 3 ज़ा 9 और ये 3 5 ज़ा 15, तो 3,5। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास ये वाले 3,5। तो 3,5 देख लो यहाँ पर, ऑप्शन डी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, या तो आप फॉर्मूले में ही पुट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा है। एक्स जब निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इधर वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई, यहाँ इसके 1 से, ठीक है। तो x निकल जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 कर देंगे। जब y निकालना है तो इधर वाला इधर के y से, इधर वाला ये अपोजिट साइड में y वाले के साथ मल्टीप्लाई, और फिर क्या करो डिवाइड में m1 प्लस m2 कर दो, ठीक है। तो जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 13 क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये यहीं हो जाएगा क्वेश्चन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका करना है हमें, 3 8 2 5 के। तो प्राइम फैक्टर्स तो आपको आते ही हैं निकालने। देख लो सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे तो नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ 5 है आपका, ठीक है। फिर 3 पे जाने के लिए हम इनको ऐड करके देखते हैं, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 3 पे चला जाएगा क्योंकि 18 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन देख लो ये किस पे जा सकता है, 7 और मतलब इसको ऐड कर लो पहले, 3 और 7 10 और 5 15, तो ये 3 पे भी चला जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर ये किस पे जा सकता है, अब ये 5 पे चला जाएगा, 5 पे कर लो, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 पे चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35 और ये फिर 17 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, 3 की पावर 2 बनते हैं, फिर 5 की पावर 2 बनते हैं और फिर 17 बनते हैं। तो यहाँ पर देख लो ये कौन सा ऑप्शन होगा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 17, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका ये सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, 14th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है, इन द फिगर गिवन बिलो AD जो है हमारे पास कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और BD कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो CB की वैल्यू है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं इसको सॉल्व, समझ रहे हो ना क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, ठीक है। और कोट थीटा हमें निकालना है, ठीक। तो कोट थीटा जब आप निकालते हो तो पहले तो ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, देखो ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है, फिर आपके पास होता है कोसिकेंट, फिर होता है सीकेंट, और फिर होता है आपके पास कोट, ये चीज़ चलती है, ठीक है। तो कोट के लिए देखो हमें पता है B अपॉन में P होता है, जैसे टेंजेंट क्या होता है, P अपॉन में B होता है ना, तो कोट होता है B अपॉन में P, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो जरा ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल ये वाला ABC, इसमें से निकलेगा कोट थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ थीटा दिया हुआ है उस वाले ट्रायंगल को ही कंसीडर करेंगे। देखो ये है आपके पास इस तरीके से बनाया हुआ है ये, अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ इसको, इस तरीके से है ये, ठीक है। ये D है, ये A है, ये B है, ये C है। क्वेश्चन नंबर ये 14 है। देखो
यहाँ पर ये 90 दिया हुआ है हमें, ये 90 दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, यानी कि इस ट्रायंगल में होने वाला है जो होना है, ठीक है। तो कोट थीटा यहाँ पर निकलेगा बी अपॉन में पी। देखो थीटा के सामने अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है। तो बेस यहाँ देख लो कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास BC, और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ये AB है, ठीक है। और जो वैल्यूज़ दी हुई हैं देखो, AD की दी हुई है कितनी 4 सेंटीमीटर, और जो BD दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। और क्या दिया हुआ है CB यानी कि ये BC कितना है हमारे पास 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये BC तो है हमारे पास 12, ठीक है। ये AB नहीं है, ये AB तो ये है लेकिन, ठीक है। तो AB कैसे आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा AB ये वाला जो है किस तरीके से निकाल लेंगे। देखो ये जो AB है इस वाले ट्रायंगल से निकल सकता है, ABD वाले में। देखो कैसे, ये 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बनती है, समझ रहे हो। और ये जो है आपके पास या तो ये परपेंडिकुलर होगा या ये परपेंडिकुलर होगा या फिर ये बेस होगा या ये बेस होगा, क्योंकि इसमें थीटा नहीं दिया हुआ तो हमें पता नहीं चल सकता कि 90 परपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है। तो हमें बी और पी में कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए कि कौन सा होने वाला, मेन होती है हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे अगर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ निकाल, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है लेकिन इस ट्रायंगल के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो b कितना हो गया इसमें, अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो 3 का स्क्वायर हो गया, और p को क्या मान लूँ मैं, ये 4 मान लूँ तो ये 4 का स्क्वायर। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि b और p की क्यों नहीं टेंशन, क्योंकि ये एडिशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर नहीं भी पता चल रहा हमें कि b क्या है p क्या है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, p को b ले सकते हो, b को p ले सकते हो, हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि, ठीक है। लेकिन हाँ हाइपोटेन्यूज का पता होना बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 3 3 9 4 4 16, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये बनेगा आपके पास 25 h स्क्वेयर। तो h कितना आ जाएगा, रूट में 25 दैट इज़ 5। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 5। अब ये AB है हमारे पास, AB आ गया 5, तो मैं यहाँ 5 लिखूँगा, 12/5 हो गया, समझ रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन D जो है हमारा सही होगा। बताओ समझ में आया या नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये इधर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो क्या है आपके पास, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो जी 15th क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो x और y की वैल्यू निकालनी है। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो x प्लस वाई इक्वल 12 कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हो गया, और ये वाली भी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि AD इक्वल टू BC होगा। और AD की वैल्यू कितनी दी हुई है, x माइनस वाई दी हुई है, और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, ठीक है। कुछ नहीं है, इनको सोल्व कर दो सिंपली, ठीक है। एलिमिनेशन से अगर हम सोल्व करें तो एडिशन से ही हो जाएगा ये, देखो क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो रहा है, ये 2x आ गया हमारे पास, और 12 और 8 कितना हो गया हमारे पास 20। तो x कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, समझ रहे हो ना। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको किसी एक में पुट कर देते हैं, मान लो ये वाली फर्स्ट थी, ये वाली सेकंड थी। अगर फर्स्ट में पुट किया हमने तो x 10 हो गया, प्लस में y इक्वल टू 12, इस वाली में पुट कर रहा हूँ अगर मैं, तो y कितना आ जाएगा 12 माइनस में 10 दैट इज़ 2। तो यानी कि y 2 है हमारे पास और x कितना है 10 है, ठीक है। तो x 10 y 2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। देखो 16th क्वेश्चन में क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। देखो 16th क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें AC जो है, ये वाली AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये वाली साइड जो है इक्वल है, AC और BC के इक्वल है। फिर कह रहा है आपको किसमें कि AB स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है 2AC का स्क्वेयर है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल C विल बी, ये वाला एंगल आपको बताना है C की कितना होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको पता चल जाना चाहिए इसमें पाइथागोरस या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का यूज़ होने वाला है। देखो ध्यान से समझो, उसने आपको दिया AC इक्वल टू BC और ये भी गिवन है, तो AB स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2AC स्क्वेयर है ना, इसको AC प्लस में AC स्क्वेयर, समझ रहे हो, लिख सकता हूँ। 2AC स्क्वेयर था ना, तो AC स्क्वेयर ऐसे कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हमें पता है AC इक्वल टू BC है, समझ रहे हो। तो अगर मैं एक AC की जगह क्या कर दूँ, BC लगा दूँ, तो ये BC का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप ये देखो AB, ये वाली AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, BC का स्क्वायर प्लस में दिस AC का स्क्वायर, यानी कि ये जो ट्रायंगल है आपका, इसमें जो ये C होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो, मतलब ट्रायंगल ये कैसा होगा, इस तरीके से होगा,
ACB ये 90 डिग्री, बिकॉज हमें पता है एक साइड का स्क्वायर अगर दूसरी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो फिर यानी कि वो क्या है, फिर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल। लेकिन अगर उल्टा है कि अगर गिवन ही ये है कि ये हाइपोटेन्यूज मतलब एक साइड का स्क्वायर और दूसरी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर है तो यानी कि एंगल 90 है। समझ लो ना, एंगल 90 है तो वो चीज़ कर सकते हो, और अगर ये साइडों की कहानी दी हुई है तो एंगल को आप 90 कर सकते हो। तो एंगल सी हम इसमें बोल सकते हैं कितना है, 90 डिग्री है बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, यानी कि ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 16th। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है इफ़ -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब जो आपके पास पोलिनोमियल दी हुई है, ये 17th क्वेश्चन है आपका, पी एक्स वो कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस में 7x माइनस में 8 दिया हुआ है। ठीक है, और -1 जो है वो ज़ीरो है ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि अल्फ़ा बीटा जो होते हैं हमारे जीरो होते हैं, तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, मान लो ये -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अदर जीरो आपको बतानी है, यानी कि बीटा आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ से a मान लो 1 है, यहाँ से आपको पता चल रहा है इक्वेशन से, और b कितना होगा -7 और c कितना होगा -8 होगा। पता है ना ये कैसे, ax² प्लस में bx प्लस में c, जो जनरल इक्वेशन होती है वहाँ से abc ये चीज़ पता चल गई। और सम ऑफ जीरोस जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का b यानी कि माइनस, और b कितना है -7, a कितना है 1 है, अल्फ़ा कितना है -1 है, प्लस का ये बीटा। तो देखो बीटा कितना हो जाएगा ये आपके पास, माइनस से प्लस का 7, ठीक है, और ये -1 इधर जाके कितना हो गया, प्लस का 1, तो ये बीटा कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, यानी कि जो अदर जीरो है वो हमें पता चल गई कि 8 है, दैट इज़ द ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18th क्या कह रहा है, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये 18th क्वेश्चन। देखो पेयर ऑफ डाइस है, यानी कि दो डाइस हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑफ ईच डाई, देखो सेम नंबर ऑफ ईच डाई। देखो इसमें आपको पता है कि जब हमने ये चीज़ बनाई भी थी इस तरीके से, यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, और ये 6 लिखो, इस तरीके से यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो। ठीक है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें पता चल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं दो डाइस के लिए, इस तरीके से हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर 1,1 आएगा, यहाँ पर 1,2 आएगा, यहाँ 1,3 आएगा, यहाँ 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये 1 का चला पूरा का पूरा, ऊपर से इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ऐसे ही ये चलाओ 2,1, फिर 2 का ही चल रहा है ना ये पूरा, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम करेंगे 3 का, तो 3 का यहाँ पर जब हम करेंगे तो 3,3 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे जब 4 का करेंगे हम तो यहाँ पर 4,4 आ जाएगा, मैं बीच के नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर करेंगे तो 5,5 आ जाएगा ये वाला, और 6 वाले के करेंगे तो लास्ट का ये 6,6 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये वाले क्योंकि ये देखो आप यहाँ पर देखोगे डायग्राम में, यहाँ पर तो पता है ना आपको 3,1 आ जाएगा, 3,2, यहाँ 3,4, 3,5, 3,6, यहाँ आ जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, यहाँ 4,6, यहाँ 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, और यहाँ 5,6, यहाँ पर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, और ये 6,6, इस तरीके से आया ये। ठीक है, ये आप देख लेना, बुक में भी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की। तो इसमें जो उसने बोला क्या है हमें कि सेम नंबर ऑफ ईच डाइस, तो सेम नंबर होना चाहिए ईच डाइस पे। तो वो देखो क्या है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, और 6,6 है। ईच डाइस पे सेम नंबर है, तो ये डायग्राम में चलेगा, ये देख लो आप, काउंट कर लो कितने हैं, 6 है। ठीक है, ऐसे तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी इवेंट की, उसमें फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 6 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल दो, या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बोल दो, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो आप। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इसमें हमारे पास 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास यहाँ पर 36 है। ठीक है, और फेवरेबल 6 हो गई, ये वाली सेम नंबर वाली थी क्योंकि, और 6 6 36, दैट इज़ 1/6, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। क्लियर, क्योंकि आंसर क्या है हमारा इसमें 1/6 है। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन, क्या है हमारे पास ये, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 एंड 2 -2, में 2q इज़ दिस, मतलब देखो ऐसे कह रहा है ये, अगर हम यहाँ पर ये करें क्वेश्चन, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो मिड पॉइंट की बात कर रहा था यहाँ पर ये, देखो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ इसको, 19th क्वेश्चन की बात हो रही है। द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट मतलब 3p, 4 है एक पॉइंट, और दूसरा है हमारे पास -2, 2q है। ठीक है, इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है 2, 6 है। मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये हो गया इसका पी पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है आपको p प्लस क्यू की। देखो सिंपल सी कहानी है ये, देखो समझ रहे हो ना क्वेश्चन में, तो p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट है तो यानी कि रेशो क्या है, 1:1 है। जब भी मिड पॉइंट हो और इस तरीके से आपका जो है हमें पता है रेशो जो होती है सेम होती है, तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। 7 चैप्टर में से क्वेश्चन है आपका, और ये होता है x और y। तो मैं x डायरेक्ट निकाल देता हूँ उसमें, x1 प्लस x2/2, और y निकालता हूँ y1 प्लस y2/2। याद हो अगर आपको मिड पॉइंट अगर हो या फिर हमें रेशो सेम दी हुई हो तो हम ये चीज़ करते हैं। मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, रेशो सेम है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं, वो m1 x2 प्लस में m2 x1 वाला नहीं करते। ठीक है ना, तो देखो x1 कितना है इसमें 3p है, प्लस में x2 कितना है हमारे पास -2 है, दिखाई दे रहा है ये, अपॉन में क्या है 2 है, और x कितना है यहाँ पर 2 है। y यहाँ पर देख लो कितना है 6 है, और y1 कितना है हमारे पास 4 है, प्लस में y2 कितना है 2q, और डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर 3p-2 हो गया, ये क्या हो गया 3p-2 हो गया, और 2 2 ये कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया इधर, और इधर देखो 6 2 ये 12 हो गया, और ये 4 प्लस में 2q हो गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो इसको 4 इक्वल टू में 3p-2 है, तो 3p यहीं रहने दिया 4, और ये 2 इधर जाके प्लस का 2, तो 3p और ये 4 2 कितना हो गया 6, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, बिकॉज 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 2 6 होता है। फिर ये वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास 12 इज इक्वल टू में 4 प्लस में 2q, यहाँ से देखो 12 -4 हो जाएगा ये, और ये 2q है, कितना हो गया 8, और q कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू चाहिए p प्लस क्यू की, तो p प्लस क्यू कितना 2 प्लस में, और q कितना 4 है 6 आ गया, तो 6 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर देख लो आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, ये तो समझ में आ गया ना आपको कैसे किया है हमने। ठीक है, तो 18th नहीं 19th जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा आपके पास वो कितना होगा 6 होगा, क्योंकि p प्लस क्यू का आंसर क्या है 6 है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब है आपका देखो 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन के लिए देखो क्या करेंगे हम क्या कहता है, देखो इसमें क्वेश्चन में आपको कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 अपॉन में 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। देखो जैसे आपका ये 20th क्वेश्चन है, 147 और 120 है। ठीक है, अब इसको आपको प्रॉपर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, इनके प्राइम फैक्टर्स लो। 147 देखो 2 पे तो नहीं जाता, 3 पे चल जाएगा, क्या ऐड करके देख लो, 7 और 4 11 और 112। ठीक है, 3 पे चल जाएगा, 3 4 द 12, 3 9 द 27, और 7 7 द 49, ये हो गया आपके पास। ठीक है, 120 के लिए कर लो। 120 के लिए आपको पता है क्या होगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 5, फिर 3 पे कर लो 3 5 ज़ा, और ये 5, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखते हैं हम, ये 147 के क्या थे 3 इंटू में क्या था आपके पास 7, और ये 7। ठीक है, ये थे, और 120 के देखो क्या बने आपके पास 2 की पावर 3 कर लूँ मैं इसको। ठीक है, 2 था ना, 3 टाइम्स था, इंटू में 3 है, और इंटू में 5 है। देखो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास देखो ऊपर 49 बचा, और नीचे बच गया 2 की पावर 3, और ये क्या बच गया 5 की पावर 1। तो आपको पता है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते थे, जितनी यहाँ 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर भी बनानी है। तो देखो 1 है यहाँ 5 की पावर, तो अगर मैं 5 की पावर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर पावर्स बैलेंस हो गई, 2 की पावर ये 3 हो गई। देखो कैसे मैं कह रहा हूँ, 49 इंटू में ये 5 5 का ऊपर हो गया 25, 2 की पावर 3 हो गया, और ये 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है, वैसे तो ये आपको यहीं पर ही देखते पता चल जाना चाहिए, 2 की पावर 3 है ना, तो 3 डेसिमल प्लेसेस से की पॉइंट लगेगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे उसने बोला है कि आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ये तो हमें पता चल गया कि 3 है, क्योंकि यहीं से पता चल गया 2 की पावर 3 से। ठीक है, तो 3 तक होगा, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये चीज़ पता है, देखो ये 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, ऊपर कुछ भी आंसर होगा। ठीक है, नीचे क्या बनने वाला है 10 की पावर 3, तो ऊपर कुछ भी 49 को 25 से आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ 49 को 25 से ये आ रहा है आपके पास 1225। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा 1.225, 10 की पावर 3 है ना, तो 3 पॉइंट इधर जाएंगे आपके। ठीक है, जब जैसे ये होता है 1.225, पॉइंट जब हम हटाते हैं तो नीचे जाता है 10 की पावर 3, यानी कि
1000, समझ रहे हो बात को, पॉइंट क्योंकि हटा के यहाँ आया, लेकिन जब पॉइंट ऑलरेडी यहाँ है जो कि हमें दिखता नहीं है या हम लगाते नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट जब इधर लेके जाना तो नीचे से ये हटेगा ना, तो यहाँ पहले से ही 10⁻³ है, तो ये हटेगा तो कहाँ जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया कि क्वेश्चन इस तरीके से भी तो आ सकता है कि आंसर ही बताओ क्या होगा इसका, तो आंसर फिर इस तरीके से निकलेगा। नहीं तो 3 डेसिमल प्लेसेस तो यहीं से पता चल गया था मुझे कि 2⁻³ है ना, तो इधर भी 5 की पावर में ही कुछ समथिंग बनाना पड़ेगा, पावर सेम में, ठीक है, और वो क्या होगा फिर आपका 3 डेसिमल तक ही जाएगा। ठीक, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो ये थे आपके पास 11 to 20 क्वेश्चन, तो हमें यहाँ 20th क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा ये, तो आंसर ये क्या है इसका, सी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 21 से 30 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।